जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और एटा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का। बांदा के ऐतिहासिक स्थल कालिंजर में 15 से 17 फरवरी तक 3 दिवसीय कालिंजर मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद और नरैनी विधायक ओम मणि वर्मा ने किया। चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए विश्व विख्यात कालिंजर दुर्ग का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। दुर्ग के गर्भगृह में बना भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर भी प्रसिद्ध है। कालिंजर महोत्सव में विख्यात कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कालिंजर के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कालिंजर ऐतिहासिक धरोहर है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में बुंदेलखंड की धरोहरों को सहेजते हुए जिले का विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी निरंतर यहाँ के विकास को लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं और हमारे पूरे प्रदेश में जिस तरह से बुंदेलखंड की धरोहरों को चिंता किया है और यहाँ के विकास की सतत प्रयास किए हैं, आज वो धरातल पर उतर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प प्रशासन आपके द्वार एवं कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के राष्ट्रव्यापी डिजिटल प्रमाण पत्र अभियान के तहत बांदा दूरसंचार कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशन पहचान पत्र और जीवन प्रमाण पत्र वितरण करने के साथ ही विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण भी किया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी पेंशनर्स को सरकार के द्वारा उनकी पहचान के लिए आईडी कार्ड भी दिया जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें तमाम महत्वपूर्ण सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बांदा मंडल कारागार में कैद रहे कुख्यात अपराधी रवि काना की रिहाई के मामले में हुई लापरवाही को लेकर शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बांदा मंडल कारागार के जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम और जेलर विक्रम सिंह यादव के खिलाफ नगर कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया है। साथ ही इस मामले में विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के नेतृत्व में पूरे मामले की एक जांच के लिए एक विशेष जांच टीम बनाई गई है। 2020 के बहुचर्चित पोर्नोग्राफी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को मौत की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित बच्चों को सरकार द्वारा 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ 50 से अधिक बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न और उनका वीडियो बनाकर विदेश में बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की जानकारी सीबीआई को 2020 में इंटरपोल के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद 30 अक्टूबर 2020 को सीबीआई ने प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया और विवेचना के दौरान 16 नवंबर 2020 को सिंचाई विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर राम भवन को सीबीआई की टीम ने चित्रकूट से गिरफ्तार कर लिया। बाद में इस प्रकरण में गवाहों को धमकाने के मामले में आरोपी राम भवन की पत्नी दुर्गावती को भी चित्रकूट से 28 दिसंबर 2020 को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। तभी से दोनों आरोपी बांदा के मंडल कारागार में निरुद्ध थे। आरोपी राम भवन मूल रूप से बांदा जनपद के नरैनी कस्बे का रहने वाला है। इस प्रकरण में सीबीआई ने कोर्ट में 74 गवाहों को पेश किया था। बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का। एटा के टीटीजेड इलाके जलेसर और अवागढ़ में 15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहनों के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और टीटीजेड प्राधिकरण आगरा के अध्यक्ष की ओर से पारित आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। आदेश के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऐसे वाहनों का पंजीयन निलंबित या फिर निरस्त किया जाएगा। विभागीय जानकारी के मुताबिक 1 नवंबर 2007 से 25 जून 2010 के बीच पंजीकृत कुल 4,533 वाहन 15 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं। इनका संचालन जनपद या टीटीजेड इलाके में पूरी तरह प्रतिबंधित है। 20 मार्च 2023 से इनके पंजीयन, निलंबन और निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। वर्तमान में 17 फरवरी 2011 से पूर्व पंजीकृत 5,401 पेट्रोल वाहन और 17 फरवरी 2016 से पहले पंजीकृत 2,162 डीजल वाहन चिन्हित किए गए हैं। वाहन स्वामियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द ही अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी प्राप्त कर दूसरे जनपद में पंजीकरण कराएं, अन्यथा
आरसी सस्पेंड कर दी जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि यदि प्रतिबंधित वाहन टीटीजेड इलाके में संचालित पाए गए तो पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त कार्रवाई करेगा और ऐसे वाहनों को निरुद्ध कर RBSF केंद्रों के माध्यम से स्क्रैप कराया जाएगा। आसपुर बागवाला होकर सिडपुरा जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण के लिए शासन स्तर से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव के अनुसार 17.84 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए 29,51,83,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता ललित कुमार अग्रवाल ने बताया कि सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड की पहल से ये स्वीकृति संभव हो सकी है। मार्ग के चौड़ीकरण से आसपुर, बागवाला और सिडपुरा इलाके के ग्रामीणों, व्यापारियों और किसानों को लाभ मिलेगा और कृषि उपज के परिवहन में सुगमता आएगी। एटा जनपद के पटना पक्षी विहार को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 98 और उत्तर प्रदेश में 11 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि रामसर सूची में शामिल होना पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि इससे न केवल संरक्षण को मजबूती मिलेगी बल्कि इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इसी माह आए केंद्रीय बजट पर उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने एटा में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने वाला है। उन्होंने बताया कि बायो फार्मा शक्ति योजना से प्रदेश में फार्मा और मेडिकल डिवाइस निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर विकासखंड सकीट में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र नारायण मिश्र ने बताया कि सोलर पैनल की लागत 2 से 3 सालों में वसूल हो जाती है, जिसके बाद बिजली बिल लगभग शून्य हो जाता है। सरकार की ओर से 1 किलोवाट पर 45,000, 2 किलोवाट पर 90,000 और 3 किलोवाट पर 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में दी जा रही है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 15 अप्रैल 2026 को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। पुनरीक्षण की सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय सारणी के मुताबिक पूरी की जाएंगी। प्रदेश सरकार के रोजगार मिशन के तहत एटा में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 27 कंपनियों ने हिस्सा लिया। कुल 1,447 युवाओं ने इस मेले में प्रतिभाग किया, जिनमें से 911 का चयन किया गया। चयनित युवाओं को मौके पर ही ऑफर लेटर भी दिए गए। जिला सेवायोजन अधिकारी ने इसे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। किसानों की सहायता और त्वरित समाधान के लिए भारत सरकार की ओर से एक अत्याधुनिक AI आधारित टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 155261 प्रारंभ किया गया है। ये सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। किसान फसल प्रबंधन, मौसम आधारित सलाह, उर्वरक कीटनाशक मार्गदर्शन, सरकारी योजनाओं और बाजार भाव संबंधी जानकारी इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। किसानों की सुविधा के लिए AI के माध्यम से एक तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया है और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर प्रसारित किया गया है जो कि 155261 है। साथ ही साथ एंड्रॉयड मोबाइल पर किसान भाई भारत विस्तार ऐप को भी डाउनलोड करके कृषि विभाग से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।